नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज फिर से 3 विषय। सबसे पहला, क्या पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह संभाल पाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दूसरा है, क्या दिसंबर तक सबको टीका लगाने का वादा पूरा करेगी सरकार। और तीसरा, क्या मोदी जी ने सच में कुणाल कामरा की हंसी छीन ली है। ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसमें कुणाल कामरा का एक अच्छा वीडियो है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन पंजाब की बात। पंजाब में जो उनका जो खींचतान चल रही है, उसमें आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 2017 के इलेक्शन में वहाँ 117 सीटें हैं। कांग्रेस ने वहाँ 77 सीट जीती थी, 77, और अकेले चुनाव लड़ी थी, किसी के साथ गठबंधन नहीं। 117 सीट पे कैंडिडेट उतारे, 77 सीट जीती। आम आदमी पार्टी ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा किया था उस विधानसभा चुनाव में। 20 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी, और जो लोक इंसाफ पार्टी थी जिसके साथ उसका गठबंधन था, वो भी 2 सीट जीती थी। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी गठबंधन 22 सीट जीत गया था। शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी के साथ जिसने गठबंधन किया था, वो 15 सीट जीते थे, और बीजेपी 3 सीट जीती थी। तो एनडीए गठबंधन 18 जीता था, आम आदमी पार्टी अकेले 20 जीत गई थी। इसको थोड़ा और इसलिए समझ लीजिए कि जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस वहां पे टोटल 13 सीट हैं। कांग्रेस 8 सीट जीती। आम आदमी पार्टी, जिससे उम्मीद थी कि वो ज़्यादा सीट जीतेगी, वो 1 सीट जीत पाई। शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ रही थी, वो 2 सीट जीती, और बीजेपी भी 2 सीट जीत ली। जिसकी विधानसभा में 3 सीट हो, वो 2 लोकसभा की सीट जीत गई। अब इस समय जो करंट हालात हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के आ गए। कांग्रेस का इस समय 80 विधायक उसके साथ हैं। आप हाल के दिनों में पढ़ रहे होंगे कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, कितना खींचतान चल रही है। उसका मूल बीज जो शुरू हुआ, वो एक्चुअली ट्रिगर किया, वहां पे हाईकोर्ट ने सरकार के अगेंस्ट, उनकी एक एसआईटी थी, बहबल कलान और कोट कपूरा, उसमें जो भी फाइंडिंग थी उस एसआईटी की, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया, और उनसे कहा सरकार से कि एक नई एसआईटी का गठन कीजिए। यहाँ से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनके खिलाफ वहाँ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुनील जाखड़ और उनके एक मंत्री हैं सुखजिंदर रंधावा जी, ये लोग बहुत वोकल हो गए। और ओरिजिनली सुखजिंदर रंधावा जी जो थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं थे, लेकिन अब वो उनके साथ भी हो गए। तो इन सब लोगों ने मिलके एक मोर्चा ये खोला कि भाई अमरिंदर सिंह को हटाना है। और उनका भी कुछ उसी तरह से था जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भाजपा में हुआ कि योगी जी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है और इनको हटाइए और चेंज ऑफ लीडरशिप करिए। उसी तरह से वहाँ पे भी ये मोर्चा खोला गया, और उनके ऊपर मुख्य आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनकी अकाली दल के साथ एक साठगांठ है। उनका कहना यह है कि अकाली दल के अगेंस्ट बहुत से पेंडिंग इंक्वायरी पड़ी हुई हैं, ड्रग केसेस की इंक्वायरी है। एक ड्रग केस के लिए कमेटी बनी थी जिसने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, वो 3 साल से वो रिपोर्ट नहीं खोली जा रही है, इत्यादि इत्यादि। इन सब को लेके सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी कि भाई ये जो समस्या है इसको आप मैनेज करिए और सबकी बात सुनिए। इस कमेटी ने करीब 150 लोगों से, वो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, वहाँ के नेता, सिद्धू जी, इवन चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, ये सबसे इन लोगों ने बात की। ये डिसाइड हुआ, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और उसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ ये हुई कि भाई सिद्धू जी को एक कोई रोल अच्छा दिया जाए, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि कैप्टन पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा चेहरा है, वो नवजोत सिंह सिद्धू का है, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। और दूसरी राय इस कमेटी ने दी कि पार्टी के स्ट्रक्चर, जो संगठन है, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया जाए। एक जो इन सारे लोगों से जब बातचीत हुई तो उसमें ये वहाँ के जो एमएलएस थे या उनका एक थोड़ा कॉमन ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात बहुत नहीं सुनी जाती है। ये कमोबेश यही बात उत्तर प्रदेश में भी है, इसी तरह की बातें एमएलएस कर रहे हैं कि भाई हमारी सुनी नहीं जाती है। लेकिन और इन्होंने जब ये भी गठबंधन ये लगाया कि इनकी साठगांठ है, तो ऐसा कहा जाता है कि अमरिंदर सिंह जब मीटिंग में उस जांच कमेटी के सामने पहुंचे तो वो कुछ एमएलएस के डोजियर भी लेके गए थे। डोजियर मतलब उनकी फाइल, वो कहते हैं 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलएस की फाइल ले गए थे। और
उसमें उनके क्या क्या क्रियाकलाप हैं, क्या ठेका पट्टा है, क्या उनका, उसका भी काला चिट्ठा था। देखिए, दो चीज़ें हैं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। वो आज की तारीख में 79 ईयर्स के हैं, 42 बॉर्न हैं। एक चीज़ जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत इज्जत इसलिए भी करता हूं क्योंकि वो कैप्टन इंडियन आर्मी में 1963 से 66 रहे, जब देश लड़ रहा था। उस समय पाकिस्तान से उसकी लड़ाई हुई। उस समय जो वेस्टर्न फ्रंट के हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे, उनके एडीसी थे। और ये जब आप आर्मी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हरबख्श सिंह का क्या रोल था, और पाकिस्तान को जिसको कहते हैं उनके छक्के छुड़ाने में हरबख्श सिंह का कितना मेजर रोल था, ये जो मिलिट्री हिस्ट्री की जब 65 की बात कभी आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और उस समय ये उनके एडीसी थे। दूसरी तरफ सिद्धू जी हैं। सिद्धू जी, कोई इसमें दो राय नहीं कि सिद्धू जी अभी 58 साल के हैं, यंग हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर हैं। करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खुला है उसमें उनका एक बड़ा रोल था। लेकिन सिद्धू जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिस भी पार्टी में रहते हैं उसके इन हाउस ऑपोजिशन रहते हैं। वो जब भाजपा में थे तो भाजपा के नेतृत्व से उनकी दिक्कत होती थी, लोकल नेतृत्व से, और अकाली दल से, वो इन लोग गठबंधन में थे। अब जब ये आए हैं कांग्रेस में तो उसमें भी इनको उस नेतृत्व को लेकर दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ सबको याद रखना चाहिए कि 2017 का इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, और उनको ही मतलब उनको ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। यूपी में आज क्यों समस्या है? यूपी में समस्या इसलिए है कि केशव चंद्र मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के, इलेक्शन जीतने में उनका अहम रोल, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो उनको पीछे करके योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे आज की स्थिति में वहाँ बीजेपी का कुछ है नहीं, खास करके किसान आंदोलन में तो वो और बैकफुट पे है। जो उसके सबसे बड़े सहयोगी अकाली दल थे वो भी उससे चिटक गए हैं। कांग्रेस के लिए दिक्कत तो है, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं है जैसी दिक्कत बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में है। देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू कितना इनके साथ मिलकर काम करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम लोग दूसरी बात जल्दी से कर लें टीकाकरण की। वैक्सीनेशन के लिए कहा है सरकार की तरफ से, अलग अलग मंत्री, प्रधानमंत्री सबने कहा है कि दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन मतलब अगर 2 डोज लग रहे हैं तो 200 वैक्सीनेशन आपको होने चाहिए। आज की तारीख में स्थिति क्या है उसका एक जायजा ले लिया जाए। अभी 21 तारीख से एक बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल हम लोग वॉर फुटिंग पे अब वैक्सीनेशन शुरू कर दिए हैं पूरे हिंदुस्तान में। कि मैं फिगर आपको जरा जल्दी से बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में 20 जून को 29 लाख वैक्सीनेशन हुए, जो संडे का दिन था। संडे के दिन में थोड़ा वैक्सीनेशन पूरे देश में कम होता है, लोग रिलैक्स रहते हैं। 21 तारीख को 90 लाख। अच्छा, ये सारी फिगर मैं कोविन वाला जो आपका पोर्टल है वहां से आप जाके आप खुद भी उस पोर्टल को ऑन करिए और देख लीजिए डैशबोर्ड में जाके कि जो मैं फिगर बोल रहा हूँ, मैं फिगर वहां से लिया हूँ। 21 तारीख को 90 लाख, और वो हमने कहा कि हमने दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब दुनिया में इतना कहीं नहीं, हालांकि कई जगह की पॉपुलेशन ही 90 लाख है। खैर 22 तारीख को लेकिन ये 90 लाख से गिर के 54 लाख हो गया। 23 तारीख को ये फिर 64.83 लाख हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें मध्य प्रदेश ने बिल्कुल अद्भुत काम किया। उसने 21 तारीख को 17,44,000 टीके एक दिन में लगाए। लेकिन जरा उसके पीछे की आप कहानी सुन लीजिए। 18 तारीख को उन्होंने कुल टीके लगाए 14,862, 19 तारीख को लगाए 22,006, 20 तारीख को लगाए 692, कुल 692, हजार में भी नहीं पहुंचे। 21 तारीख को जंप करके 17,44,000। 22 तारीख को नेक्स्ट डे ट्यूसडे को वर्किंग डे, उस दिन कितना लगाए 4,842। मतलब ये भी एक अजीब सी बात है, कहां 17 लाख और कहां 4,842। 23 तारीख को लगाए 11,37,000। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो रफ्तार इस समय टीका लगाने की है उसको तेज करना पड़ेगा। मैं एक मोटा और आपको दे दूं, 200 करोड़ टीके लगने हैं, करीब 30 करोड़ के लग चुके हैं, 170 करोड़ टीके और लगने हैं। दिसंबर में आज खत्म होने में करीब मोटे तौर पे 190 दिन है। 170 करोड़ को 190 से अगर भाग दे दीजिए तो पर डे आपको 90 लाख टीके लगाने हैं पर डे, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो।
आप इससे, अब नहीं तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। आइडियली आपको 90 लाख से ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि किसी किसी दिन संडे को कम होगा उसको टेक करने के लिए। लेकिन ऐसा अगर हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना है कि सरकार चेते, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग पहले ही, मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, लखनऊ शहर में पूरा शहर पटा पड़ा है, मोदी जी धन्यवाद, मुफ्त टीका देने के लिए धन्यवाद। मतलब वो दिन दूर नहीं जब ये कहा जाएगा कि हवा देने के लिए धन्यवाद, मोदी जी धन्यवाद। अरे भाई, मुफ्त टीका देना आपके मतलब सरकार का, मेरा वेलफेयर स्टेट है, ये मेरा हक है, किस बात का धन्यवाद? हवा पीने के लिए धन्यवाद, पानी पीने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर का नहीं, मोदी जी का। मोदी जी अगर नहीं होते और बीजेपी का भी कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो ये नहीं हो पाता। ये सारा पटा, और इसके लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं इतना पैसा खर्च कर रहा हो इसमें, वहां सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो मर गए हैं उनको हम कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते हैं, और इस एडवर्टीजमेंट करने पे अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि आप मुफ्त टीका किसको क्या बात कर रहे हैं। खैर, अब जल्दी से मैं अंतिम उस पर आ जाऊं, कुणाल कामरा वाली बात पे। कुणाल कामरा वाला मैं इसलिए आपसे कर दूं कि मैं उतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा। टेलीग्राफ ने आज उसमें एक स्टोरी की है, वो टेलीग्राफ की स्टोरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने का इंटरव्यू है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू है। कुणाल कामरा जी बोले हैं, इसमें से कुणाल कामरा और टेलीग्राफ हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं। आई हैव नो कमेंट्स। कुणाल कामरा जी का वो पूरा इंटरव्यू है, मैं उसको थोड़ा छोटा काट के लास्ट का 1-2 मिनट कर दे रहा हूं कि बहुत लंबा हो जाएगा, आप शायद उतना देर ना देखें। इसमें मेरा कुछ नहीं है। कुणाल कामरा जी ने इसमें अगर कुछ गलत कहा है तो आप बताइए, मैं भी कहूँ कि उन्होंने गलत कहा है। अगर टेलीग्राफ ने गलत छापा है तो कोई बताए तो मैं भी कहूँ, लेकिन मैं इन लोगों का वर्जन आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप खुद निर्णय करिए कि कुणाल कामरा की को अब हंसी क्यों नहीं आती है। धन्यवाद। Did you know India was the first country in the world to beat the coronavirus in Jan 2021? उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। Prime Minister Narendra Damodar Das Modi blatantly lying. My name is Kunal Kamra. I'm a stand-up comedian from India. The government has no fucking answers, nothing new. And this is where even I stop laughing. India is experiencing the world's worst coronavirus outbreak. Crisis is unfolding on the ground at such a rapid speed. 360,000 new infections in just the last 24 hours. COVID-19 grasp the gravity of the desperation across India right now. At our peak in May, we had 400,000 cases per day and 4,000 deaths per day. And experts say these figures are a gross underestimate. Even now, as the rest of the world reopens, we are still suffering. My people are needlessly dying. Our government has blood on its hands. No world leader can compete with Modi. He runs India on a cocktail of bizarre lies and high-octane hypocrisy. And boy, he can act. इस वायरस ने हमारे कई अपनों को So when Modi declared COVID is over in January, there was a small problem. COVID forgot to follow his instructions. Then in February 2021, scientists began warning him about the new variants and the rising cases. And of course, Modi ignored. In March, not only did the Modi government refuse to cancel the Kumbh Mela festival, but they actually promoted it. Gathering of millions and millions. Most of these Hindus went to wash away their past sins, but they should have stayed at home and prayed for a better future. In April, Modi gleefully attended super spreader election rallies in West Bengal. आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। The subtext is clear. Your vote matters, but your life doesn't. Denialism is everywhere, in particular at the top. Listen to our health minister, the man whom Modi keeps at the helm of his response. इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी
शायद दुनिया में सबसे कम 1.11 हमारा फैटेलिटी रेट है। Meanwhile, Modi's party continued to follow his commandment that COVID is over. कोविड आज का दिन में नहीं है। हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है। मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा? ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। Crematoriums were overflowing. Hundreds of bodies washed up in the Ganga River. These are suspected COVID deaths. Dead bodies found in the river of people who couldn't afford to get a dignified spot in a crematorium. Now, to top it all, Modi botched up our vaccine rollout, which is ironic because guess who produces 60% of the world's vaccine? India is playing the role of the pharmacy to the world when it comes to vaccine production for COVID-19. We produced more than 60 million doses for other countries, but we didn't make enough vaccine for ourselves. So what's our government doing about this tragedy? Modi's Ministry of Science and Technology commissioned research into how yoga and breathing exercises can help fight COVID. The government dropped flowers from helicopters on doctors as a tribute, as a mark of respect. But if you die as a doctor treating a COVID patient, we've cancelled your life insurance. That's some sneaky pickpocketing. We live in an out-and-out lie, but our government is a master of one domain, attacking its critics. Recently, at least 24 people were arrested for putting up posters that criticized the government's vaccine policy. The government even asked Twitter to block some of these tweets which were critical towards its COVID policies. The police is filing FIRs on doctors who posted social media pleas for oxygen. Listen, I am the privileged 1%. My parents and me got COVID, and my dad was fortunate enough to get an ICU bed for 14 days. Hundreds of thousands of Indians aren't as lucky. Ordinary people and our frontline workers literally keeping the rest of us alive. If we survive this pandemic, it's because of them. Even I, as a comedian, am struggling to satirize this absurdity. It's a state-orchestrated COVID massacre, and I am outraged and heartbroken. And that's all I got to say. अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।